कल मैटरनल हेल्थ जो है उससे रिलेटेड हमने टॉपिक को रिव्यू किया था, जिसके अंदर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको और एंटीनेटल केयर जो है उसको हमने शुरू कर दिया था। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से एंटीनेटल केयर जो था वो टॉपिक रह गया था, तो आज हम उसको ही रिव्यू करेंगे शॉर्ट के अंदर। एंटीनेटल केयर जो होती है, मतलब प्रेगनेंसी जो है उसमें डिलीवरी के पहले का जो टाइम पीरियड होता है उसको एंटीनेटल कहा जाता है, जिसको 3 भागों में डिवाइड किया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। एंटीनेटल चेकअप के बारे में कल डिस्कस कर लिया था कि 4 ANC जो है वो लेडी की होनी चाहिए। अब एंटीनेटल केयर जो है उसके अंदर क्या केयर प्रोवाइड करेंगे, तो एंटीनेटल केयर के अंदर एक तो रेस्ट आता है, लेडी जो है उसका प्रेग्नेंट महिला जो है उसको रेस्ट लेना चाहिए, 10 घंटे का रेस्ट लेना है, जिसमें रात के 8 घंटे और दिन के 2 घंटे रहते हैं। सेकंड जो आती है वो आती है डाइट आती है। तो डाइट जो है उसके अंदर क्या करना है, उसको एडिशनल 350 किलो कैलोरी जो है उसको ऐड करनी है, मतलब जो कैलोरी जो ले रही है, जैसे 2000 कैलोरी जो है वो लेके नॉर्मली मान के चलते हैं मॉडरेट के लिए, तो उसमें प्लस 350 कैलोरी जो है वो ऐड हो जाएगी। या 2400 कैलोरी हैवी वर्कर के लिए है तो उसमें 350 कैलोरी जो है वो ऐड हो जाएगी। साथ ही प्रोटीन जो है वो 23 ग्राम प्रोटीन जो है उसको ऐड करना है, एडिशनल प्रोटीन लेना है, मतलब जितना प्रोटीन नॉर्मली है, नॉर्मल प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट रहती है वो 1 ग्राम पर केजी होता है, मतलब 1 ग्राम 1 किलो के ऊपर। जैसे 50 किलो की लेडी है तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन लेना है, तो उसमें 23 ग्राम जो है वो ऐड हो जाएगा। तीसरी चीज़ आती है इसके अंदर, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है आयरन फॉलिक एसिड जो है उसकी टैबलेट IFA, आयरन फॉलिक एसिड। इस पर क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है। आयरन फॉलिक एसिड जो है वो टैबलेट लेनी है। अब आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट होती है उसके अंदर होता क्या है कि उसमें 100 मिलीग्राम जो है वो तो आयरन होता है और 0.5 मिलीग्राम जो है वो फॉलिक एसिड होता है। एग्जाम में कहीं पर आपको 500 माइक्रोग्राम जो है वो भी लिखा हुआ आ सकता है, तो दोनों इक्वल है। 500 माइक्रोग्राम 0.5 मिलीग्राम दोनों इक्वल होता है। तो उस टैबलेट के अंदर ये कंटेंट रहता है। टैबलेट लेनी कैसे होती है, टैबलेट जो होती है एक तो प्रोफाइलेक्टिकली जो है वो दी जाती है, मतलब एनीमिया नहीं हो उससे बचाव के लिए दी जाती है। प्रोफाइलेक्टिक डोज जो रहेगा वो रहेगा 1 टैबलेट जो रहती है, मतलब दिन की 1 टैबलेट लेनी है, 180 दिन तक लेनी है, और उसके बाद फिर 3 मंथ जो है डिलीवरी के 3 महीने बाद भी लेने होती है। लेकिन एक आइडियली जो है एटलीस्ट होनी चाहिए वो 100 टैबलेट जो है वो होनी चाहिए। तो आयरन जो है उस फॉलिक एसिड जो टैबलेट होती है वो 100 टैबलेट जो है उस महिला को लेनी है। ठीक वैसा ही यदि उसका हीमोग्लोबिन जो है वो 11 ग्राम से कम है, 11 ग्राम पर DL से कम है, तो उस समय उसका थेरेपेटिक डोज चलेगा आयरन फॉलिक एसिड का। और आयरन फॉलिक एसिड का जो थेरेपेटिक डोज जो होता है वो रहेगा 2 टैबलेट पर डे, मतलब टोटल 200 टैबलेट जो है वो लेनी होती है इसके अंतर्गत। तीसरा जो रहता है इसके अंदर, यदि सीवियर एनीमिया की कंडीशन होती है, और सीवियर एनीमिया की कंडीशन जो है वो हीमोग्लोबिन यदि 7 ग्राम या उससे कम है, तो उस कंडीशन के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है, उसको रेफर जो है वो किया जाता है। तीसरी जो चीज़ आती है वो आती है इसके अंतर्गत TT, मतलब टिटेनस टॉक्सोइड जो होता है उसका इंजेक्शन या TT वैक्सीन जिसको कहा जाता है ये। तो TT वैक्सीन जो होता है, टिटेनस टॉक्सोइड के वैक्सीन, ये वैक्सीन जो होते हैं वो महिला जो है उसको 2 डोज लेने का होता है। ये डोज चलती है 0.5 ml डीप IM जो है वो दिया जाता है, और वो भी अपर आर्म जो है उसकी डेल्टोइड मसल के अंदर ये इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है। TT का जो डोज जो है वो शुरुआती फर्स्ट डोज जो दिया जाएगा वो रजिस्ट्रेशन पे देना है। पहली चीज़ तो कि जैसे महिला का रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन कब होगा इसका, कल बात की थी हमने 12th सप्ताह, 12 से 14 सप्ताह जो है उसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो फर्स्ट डोज जो लगेगा वो उसका रजिस्ट्रेशन पे लगता है, और दूसरा डोज जो लगेगा उसके 4 वीक बाद, मतलब 1 मंथ बाद दूसरा डोज लगेगा। मंथ में कहे तो 1, और डोज अगर वीक में अगर मानते हैं तो 4 वीक ऑब्लिक 1 मंथ जो है, उसके बाद उसका सेकंड डोज जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, यदि कोई महिला जो है वो लेडी आती है और फर्स्ट डोज तो वो लगा लेती है 14 सप्ताह पर, और उसके बाद फिर आती है वो 38 सप्ताह पर, ठीक है, 38 वीक जो है वहाँ पर यदि आती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में टिटेनस का जो डोज है सेकंड डोज वो लगेगा। तो ये एक तो पॉइंट आता है, ठीक है, कि 38 सप्ताह बाद यदि महिला आती है तो जो टिटेनस का डोज कितना लगेगा, तो डोज लगेगा, और डोज की मात्रा जो वो वही रहेगी, 0.5 ml या 1 ml नहीं लगेगा। यदि कोई महिला जो है, ठीक है, और कंडीशन क्या होगी कि यदि कोई महिला जो है वो कब आती है, 38 सप्ताह पर ही आती है, मतलब पहले नहीं आई थी, फर्स्ट टाइम ही वो 38 सप्ताह पर आ रही है, फर्स्ट टाइम। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि टिटेनस जो है उसका फर्स्ट डोज तो उसी समय लग जाएगा 38 सप्ताह पर, ठीक है, और सेकंड डोज जो लगेगा वो डिलीवरी के पश्चात लगेगा उसको। जैसे डिलीवरी के पश्चात वो भी गैप कितना होना चाहिए, 4 वीक का होना चाहिए दोनों डोज के बीच में।
तो सेकंड डोज जो होगा वो लगेगा उसको, डिलीवरी के बाद उसको सेकंड डोज जो है वो लग जाएगा। ठीक है। एक और कंडीशन होती है इसके अंदर टीटी के अंदर, यदि कोई महिला जो है वो फॉर एग्जाम्पल उसका 3 साल के अंदर कोई डिलीवरी हुई है, ठीक है, मतलब एक फॉर एग्जाम्पल कि 2 साल पहले उसकी डिलीवरी हुई थी, ठीक है, और उसने दोनों डोज जो है टीटी के ले लिए थे, ठीक है, मतलब लास्ट 3 ईयर के अंदर यदि महिला जो है उसको दोनों डोज टीटी के लग चुके हैं तो उस कंडीशन में टीटी का सिंगल डोज लगेगा, तो एक ही डोज टीटी जो है उसका लगेगा। तो ये टीटी मतलब टिटनेस टॉक्साइड इंजेक्शन है वैक्सीन, उससे संबंधित गाइडलाइन हो जाएगी। अगला जो आएगा वो आएगा कैल्शियम आएगा। तो कैल्शियम जो है उसकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो रहती है 1200 मिलीग्राम, 1200 मिलीग्राम जो है उसकी डेली रिक्वायरमेंट रह जाएगी। ठीक है। तो नॉर्मली प्रेग्नेंट लेडीज जो है उसको क्या लेना है, कैल्शियम जो है उसकी 2 टैबलेट जो है वो लेने का रहेगा। इसके अंदर बीडी लिखा है, मतलब 2 टैबलेट जो है, दिन की 2 टैबलेट। इस टैबलेट जो रहती है 1 टैबलेट जो रहती है वो 500 मिलीग्राम की रहती है, और ये टैबलेट जो है वो दिन में 2 ले रही है, उसके हिसाब से कितना हो जाएगा उसको 1000 मिलीग्राम, मतलब 1 ग्राम जो है वो कैल्शियम डेली का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। ठीक है। ये कैल्शियम टैबलेट शुरू कब करनी है, 14 सप्ताह जो है वहाँ पर उसको शुरू करनी है, और ये 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी जो है, मतलब डिलीवरी जो हो जाए उसके 6 महीने तक महिला जो है उसको कैल्शियम टैबलेट लेनी है। कैल्शियम की टैबलेट जो होती है उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम जो होता है साल्ट, ठीक है, कैल्शियम साल्ट होता है उसके अंदर, वो तो होता है 500 mg, और उसके अंदर एक और चीज़ होती है विटामिन D3, और विटामिन D3 जो रहता है वो रहता है इसके अंदर 250 इंटरनेशनल यूनिट। तो एक कैल्शियम की टैबलेट के अंदर 500 मिलीग्राम तो कैल्शियम सप्लीमेंट होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट वो रहेगा, क्योंकि उसके अंदर विटामिन D3 रहता है, वो रहता है 250 इंटरनेशनल यूनिट जो है विटामिन D3 रहता है। कैल्शियम जो है टैबलेट लेने की होती है वो 2 टैबलेट लेती है, मील के बाद लेनी है। और आयरन और कैल्शियम जो है, आयरन फॉलिक एसिड और कैल्शियम की टैबलेट दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, दोनों को साथ में नहीं लेना है, क्योंकि दोनों को साथ में लेने के कारण से क्या हो सकता है कि ये आयरन जो है कैल्शियम के कारण से आयरन जो है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो इसलिए दोनों टैबलेट जो है उसको सेपरेटली 2 घंटे के अंतराल में लिया जाता है। कैल्शियम जो है वो एम्प्टी स्टोमक भी नहीं लेनी है, मतलब कुछ खाने के बाद ही लेनी है, क्योंकि कैल्शियम के कारण से क्या हो सकता है, गैस्ट्राइटिस की कंडीशन हो सकती है या गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है। तो ये तो हो जाएंगे एंटीनेटल केयर जो है उसके दौरान क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे वो। अगला है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, मतलब कौन कौन सी प्रेगनेंसी जो है हाई रिस्क के अंतर्गत आएगी। तो इस पर क्वेश्चन जो है वो बनता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि कुछ ऑप्शन दे दिए गए उसमें से पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आएगा या कौन से हाई रिस्क प्रेगनेंसी में नहीं आएगी। तो नॉर्मल जो दिए गए ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। एक तो एज होती है, यदि महिला जो है उसकी उम्र 18 साल से कम है और 35 साल से ज़्यादा है तो वो प्रेगनेंसी हाई रिस्क में चली जाएगी। एक शॉर्ट सिचुएटेड प्राइमरी ग्रेविडा जो होती है वो, मतलब कोई महिला जो है उसकी हाइट बहुत ही कम है, 4 फीट से कम है, 4 फीट या उससे कम हाइट है, और वो प्राइमरी ग्रेविडा है, मतलब प्रथम बार डिलीवरी करवा रही है, प्रेग्नेंट हुई है, तो वो भी हाई रिस्क में चली जाएगी। एक मल्टीपेरिटी होती है, मतलब बहुत बार जो डिलीवरी करवा चुकी है, 4 बार या उससे ज़्यादा, ठीक है, तो वो भी हाई रिस्क के अंतर्गत जाएगी। एक स्पेस, यदि 2 डिलीवरी के बीच के अंदर स्पेस यदि 2 ईयर से कम है, लेस देन 2 ईयर है, या फिर 10 साल से ज़्यादा है, 10 साल से ज़्यादा है, तो ये प्रेगनेंसी पे हाई रिस्क में चल जाएगी। एक सीपीडी, सीपीडी का मतलब होता है सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली महिला जो है उसका ये पेल्विक ब्रीम होता है, ठीक है, और फीटस का साइज हेड है। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि पेल्विक ब्रीम जो है उसका जो डायमीटर है और फीटस के हेड का डायमीटर दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ताकि वो फीटस जो है का बच्चा वो इजी वे में यहाँ से पास हो जाएगा। सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है कि फीमेल पेल्विक जो है उसका जो साइज होता है डायमीटर वो क्या होता है, नैरो होता है, या जो स्टियल स्पाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा बड़े हुए रहते हैं, और उसके कारण से बच्चे का हेड जो होता है वो बाहर नहीं निकल पाता। उसी कंडीशन को सीपीडी कहा जाता है, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन कहा जाता है, और इसके कारण से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर जो है वो कंडीशन हो सकती है, तो ये भी हाई रिस्क के अंतर्गत चली जाएगी। एक माल प्रेजेंटेशन यदि है बच्चे का, माल प्रेजेंटेशन का मतलब नॉर्मल बच्चा जो है उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, वर्टेक्स होना चाहिए, जिसके अंदर सिफेलिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए, मतलब हेड जो है वो नीचे होना चाहिए, तो ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, जो कि 90% केस के अंदर यही होता है, ठीक है। माल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि बच्चे का प्रेजेंटेशन जो है उल्टा है, या तो बटक्स जो है वो नीचे है, सिर जो है ऊपर है जिसको ब्रीच कहते हैं, या फिर बच्चे की लाइट ट्रांसवर्स है, क्रॉस है, जिसमें शोल्डर का प्रेजेंटेशन हो रहा है।
तो सिर जो है उसके अलावा यदि शोल्डर का प्रेजेंटेशन या बटक्स का प्रेजेंटेशन है, ब्रीच है, तो वो माल प्रेजेंटेशन के अंतर्गत जाएगा और वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है उसके अंतर्गत चली जाएगी। एक कंडीशन होती है एपीएच मतलब एंटीपार्टम हेमरेज, यदि पीवी जो है वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं, ये भी हाई रिस्क के अंतर्गत जाएगा। ठीक वैसा ही एबॉर्शन हो रहा है, यदि ब्लीडिंग जो हो रही है वो 20 वीक से पहले हो रही है तो वो चली जाएगी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के अंदर चला जाएगा, और 20 वीक के बाद हो रही है तो वो एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर चला जाएगा। दोनों ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत काउंट होगी। एक प्री एक्लाम्सिया एंड एक्लाम्सिया जो होता है, वो प्री एक्लाम्सिया जो है वो कंडीशन और एक्लाम्सिया की कंडीशन हम इस कॉम्प्लिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तब डिस्कस करेंगे, वो भी हाई रिस्क में जाएगा। एनीमिया जो होता है वो भी हाई रिस्क के अंतर्गत चली जाएगी। एक RH नेगेटिव मदर जो है वो भी हाई रिस्क में चली जाएगी। RH नेगेटिव में होता क्या है कि यदि फादर जो है वो RH पॉजिटिव है तो बच्चा जो है वो क्या हो सकता है, RH पॉजिटिव हो सकता है। और RH पॉजिटिव होने के कारण से क्या होगा, पहले बच्चे के अंदर तो दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि पहले बच्चे में तो कोई प्रॉब्लम एंटीबॉडी मदर के अंदर नहीं बनेंगे। लेकिन जब सेकंड चाइल्ड होगा उसके अंदर क्या होगा, मदर के अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी, और उस एंटीबॉडी के कारण से क्या होगा, RH इनकम्पेटिबिलिटी होगी, और उससे थ्रोम्बोलाइटिक प्रॉब्लम हो सकती है, एथ्रोस्लाइटिक प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड डिलीवरी के अंदर क्या होगा कि मदर जो है उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी, और उस एंटीबॉडी के कारण से बच्चे के अंदर एथ्रोलाइटिक प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन हो सकता है और डेथ की कंडीशन भी हो सकती है। तो इसलिए RH नेगेटिव मदर जो है वो भी हाई रिस्क में चली जाएगी। एक प्रीवियस स्टिल बर्थ यदि हुआ है, यदि महिला को पहले मृत बच्चा पैदा हुआ था, स्टिल बर्थ का मतलब होता है मृत बच्चा जो है उसका जन्म होना, बच्चा मरा हुआ बच्चा पैदा होना। ये भी दो प्रकार का होता है, एक फ्रेश स्टिल बर्थ होता है, एक मैसेरेटेड स्टिल बर्थ होता है। फ्रेश स्टिल बर्थ हो तो ड्यूरिंग डिलीवरी जो है लेबर के दौरान डेथ होती है या कुछ टाइम पहले डेथ होती है। मैसेरेटेड के अंदर क्या होता है कि बच्चा जो होता है पहले ही मर जाता है और एक तरह से सड़ जाता है बच्चा, वो वाली कंडीशन होती है। तो स्टिल बर्थ पहले हो चुका है तो वो भी हाई रिस्क के अंतर्गत जाएगी। एक ओबेसिटी जो है और माल न्यूट्रिशन दोनों ही कंडीशन जो है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर काउंट होगी। एक प्रोलॉन्ग लेबर या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर जो है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में लेटर, तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर चले जाएंगे। प्रीवियस LSS-CS हुआ है, मतलब प्रीवियसली यदि महिला जो है उसका लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन या सीजरियन सेक्शन हुआ है, सर्जरी हुई है पहले, तो सेकंड डिलीवरी जो है वो भी हाई रिस्क के अंतर्गत जाएगी। उसको भी संभावना है कि CS जो है या सीजरियन सेक्शन जो है वो करवाया जाए। अगला जो है वो है ओलिगो या पॉलीहाइड्रोमनियस, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड जो है या तो कम है या ज़्यादा है, तो दोनों ही कंडीशन जो है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आएगी। एक मदर जो है उसको यदि किसी प्रकार की कोई सिस्टेमिक डिसीज कंडीशन है, हार्ट रिलेटेड कोई सिस्टेमिक डिसीज कंडीशन है, हाइपरटेंशन की है, हार्ट प्रॉब्लम है, या फिर डायबिटीज मेलाइटस है मदर जो है उसको, या अदर कोई सिस्टेमिक डिसीज कंडीशन है, तो वो सभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत चली जाएंगे। तो ये जो प्रेगनेंसी या ऐसी महिलाएं जो है वो सभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है उसके अंतर्गत आएगी। अब बात करते हैं हम कॉमन प्रॉब्लम या क्या क्या हो सकती है, उनके सिम्टम क्या रहेंगे, उनका मैनेजमेंट क्या रहेगा। तो क्या नॉर्मली ट्रीटमेंट करेंगे या मैनेजमेंट रहेगा उसका। तो सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो होती है वो होती है एक हार्ट बर्न की समस्या होती है, मतलब एसिडिटी जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं, छाती के अंदर जलन होना। प्रेगनेंसी के टाइम ये नॉर्मल होता है। इसका जो कारण होता है वो होता है रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस। एक्चुअली होता क्या है, महिला जो होती है उसके अंदर HCG हार्मोन जो होता है उसके कारण से HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और यही HCl जो होता है वो क्या करता है कि एसोफेगस के अंदर जाकर उसको इरिटेट करता है, और उसके कारण से रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस होता है, और उसके कारण से हार्ट बर्न जो होता है, मतलब सीने में जलन की समस्या हो सकती है। यदि ऐसा है तो उसको एडवाइस देनी है कि वो स्पाइसी और फैटी फूड जो है वो अवॉइड करे, और कोल्ड मिल्क जो है उसका सेवन करे, मतलब कोल्ड मिल्क जो है ठंडा दूध, फ्रिज में रखा हुआ दूध, उसको पीने का एडवाइस करनी है। सेकंड होती है वॉमिटिंग। एक वॉमिटिंग जो है वो तो नॉर्मल होती है, जिसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। ये हार्मोनल चेंजेस के कारण होती है, ज़्यादातर मॉर्निंग के अंदर होती है, और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ये अपने आप खत्म हो जाती है। अगर ऐसी कंडीशन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ये हो रही है, तो वो कंडीशन के अंदर क्या करना है, महिला को एडवाइस देनी है कि सुबह मॉर्निंग के अंदर कोई सूखा टोस्ट है, ब्रेड है, बिस्किट है, वो खा ले। ठीक है। दूसरी कंडीशन, यदि वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्सेसिव हो रही है, और ये भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद हो रही है, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद बंद हो जानी चाहिए, नहीं हुई, तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपर इमेसिस ग्रेविडियरम। ये याद रखना है, हाइपर इमेसिस ग्रेविडियरम क्या होता है, महिला को सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद एक्सेसिव वोमिटिंग होना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद एक्सेसिव वोमिटिंग होना, उसको हाइपर इमेसिस ग्रेविडियरम कहते हैं। और इस कंडीशन के अंदर महिला जो है उसको IV फ्लूइड जो है वो दिया जाता है और उसको रेफर किया जाएगा।
आई फ्लूइड देके उसको रेफर करने का होता है। अगली कंडीशन जो हो सकती है कॉमन, वो होता है पाल्पिटेशन और ब्रीथलेसनेस। पाल्पिटेशन के अंदर क्या होता है कि हार्ट रेट जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, महिला को हार्ट रेट फील होती है। और ब्रीथलेसनेस, सांस लेने के अंदर परेशानी। अगर ऐसी कंडीशन तो वो इंडिकेट करता है सीवियर एनीमिया के अंदर को। और सीवियर एनीमिया के पेशेंट जो होता है वो भी क्या होगा, रेफर में जाएगा, प्लस उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ सकती है। अगली पूरा कॉमन सिम्टम हो सकता है वो होता है पुफीनेस ऑन द फेस। फेस जो है उसके अंदर पुफीनेस मिल सकता है, एडिमा मिल सकता है, मतलब फेस फुला हुआ मिल सकता है। और ऐसा ज़्यादातर हाइपरटेंशन जो होता है एसटीएन, उसके कारण से हो सकता है, हाइपरटेंशन के कारण से। यदि हाइपरटेंशन जो है वो अगर महिला के अंदर है तो हाइपरटेंशन किस कंडीशन में होगा, जब ब्लड प्रेशर जो है वो 140 से 90/mm/Hg जो है उससे ज़्यादा है तो वो हाइपरटेंशन के अंतर्गत चली जाएगी। यदि हाइपरटेंशन के साथ यदि प्रोटीन यूरिया मिल रहा है उसको तो वो प्री एक्लाम्सिया के अंदर जाएगी, ठीक है। और वही प्री एक्लाम्सिया के साथ यदि कन्वर्जन भी आ रहा है उसको तो वो फिर एक्लाम्सिया के अंदर चली जाएगी। तो हाइपरटेंशन है यदि महिला को तो वो भी रेफर के अंतर्गत चली जाएगी। एक प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की। तो प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन सामान्य कंडीशन होती है जो महिला को हो सकता है। यदि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसमें इसबगोल जो है वो दिया जाता है। इसबगोल 2 टेबल स्पून मतलब 30 ग्राम इसबगोल जो है वो लेने का होता है। एक मेन चीज़ ये होती है कि इसके अंदर लेग्जेटिव जो होते हैं उसको अवॉइड करना है, मतलब लेग्जेटिव जो है वो बिल्कुल ही नहीं देने चाहिए। अगला चीज़ है ब्लीडिंग पीवी। यदि प्लर वेजाइना ब्लीडिंग हो रही है महिला को तो वो कंडीशन जो है वो एपीएच या एबॉर्शन को इंडिकेट करती है। तो उस कंडीशन के अंदर पीवी जो है वो नहीं करना है, पर वेजाइना एग्जामिनेशन नहीं करना है। महिला जो है वो रेफर होगी। रेफर करते समय उस महिला जो है उसकी पोजीशन जो होगी वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन जो होती है, मतलब लेफ्ट साइड सोया हुआ लेटी हुई महिला को रेफर करना है। एक एबनॉर्मल डिस्चार्ज यदि हो रहा है महिला को, किसी प्रकार का फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है, वो इंडिकेट करता है आरटीआई या एसटीआई को, मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो उसको इंडिकेट करता है। एक और कंडीशन, यदि यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है, तो वो इंडिकेट करता है यूटीआई को, यूटिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को। तो ये कॉमन प्रॉब्लम जो है महिला को हो सकती है वो हो गया, और उसका कॉमन मैनेजमेंट क्या रहेगा वो। अब एक और चीज़ बात करते हैं हम, वो है फंडल हाइट जो है। जैसा कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से फंडल हाइट का अनुमान लगाया जाता है। नॉर्मल फंडल हाइट जो होती है प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है, ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस पर 12 सप्ताह पर प्यूबिक सिम्फाइसिस पर रहती है, ठीक है। 24 सप्ताह पर अम्बिलिकस पर चली जाती है। 24 वीक पर ये फंडल हाइट जो रहती है वो अम्बिलिकस पर रहती है। और 36 सप्ताह जो होती है वहाँ पर ये जिफी स्टर्नम जो होती है वहाँ पर पहुँच जाती है। तो ये नॉर्मल होता है फंडल हाइट जो होती है वो। उसके बाद क्या होता है कि 38 सप्ताह पर ये फंडल हाइट जो होती है वो 2 सेंटीमीटर और कम हो जाती है। उसको ही लाइटनिंग कहा जाता है, मतलब फीटस जो होता है वो क्या होता है पेल्विक कैविटी के अंदर आता है। पेल्विक कैविटी के कारण फंडल हाइट जो होती है वो कम हो जाती है और महिला जो होती है वो रिलैक्स फील करती है थोड़ा, तो उसको ही लाइटनिंग कहा जाता है। तो ये भी शब्द याद रखना है, लाइटनिंग भी, ठीक है। तो फंडल हाइट जो है वो नॉर्मल यही होनी चाहिए सप्ताह के अनुसार। यदि फंडल हाइट जो है वो ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, तो वो क्या इंडिकेट करती है। फंडल हाइट ज़्यादा आ रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, या तो एलएमपी जो है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वो क्या हुआ है, रॉन्ग है, गलत महिला ने बताया है, तो उसके कारण से उसकी जो ईडीडी जो होगी, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, जो कि हमने कल सीखा था कैसे निकालते हैं, वो क्या हो सकती है, गलत आ सकती है। और उसके कारण से जो है वो फंडल हाइट जो है वो गलत आ सकती है। एक मल्टीपल प्रेगनेंसी जो है तो उस कंडीशन में फंडल हाइट ज़्यादा आएगी। मल्टीपल प्रेगनेंसी या ट्विंस, जैसे कि ट्विंस है, जुड़वा बच्चे हैं, तो उस कंडीशन में फंडल हाइट ज़्यादा रहेगी। अगला होता है पॉलीहाइड्रोमनियस। पॉलीहाइड्रोमनियस का मतलब होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका ज़्यादा मात्रा में होना। ये लगभग 1500 ml या उससे यदि ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड है तो वो पॉलीहाइड्रोमनियस के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगली होती है हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस का में क्या होता है कि फीटस जो होता है उसकी ब्रेन की जो कवरिंग होती है मेनिंजिस, उसके अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है और उसके कारण से उसका हेड जो है वो एनलार्ज हो जाता है। और हेड एनलार्ज होने के कारण से उसका जो डायमीटर जो है वो पेल्विक रिंग के डायमीटर से ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पर सीपीडी हो जाएगा, सिपल पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन होगा, और उसके कारण से भी डिलीवरी जो है वो नहीं हो पाएगी। और उसके कारण से क्या होगा कि फंडल हाइट जो है वो ज़्यादा मिल सकती है या इंक्रीज मिल सकती है। एक हाइडेटिफॉर्म मोल जो है वो वाली कंडीशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा जो होती है उसके अंदर मोल बन जाते हैं, गठाने बन जाती है, और वो गठाने बनने के कारण से भी वो क्या करेगा, स्पेस को घेर लेगा, जिसके कारण से फंडल हाइट जो है वो ज़्यादा हो सकती है। तो ये तो फंडल हाइट जो है वो ज़्यादा होने के कारण हो गए। एक होती है फंडल हाइट जो है वो यदि कम आती है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं।
फंडल हाइट जो है उसके कम आने का पहला जो कारण तो यही हो जाएगा रॉन्ग एलएमपी, कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो गलत है और उसके कारण से गेस्टेशनल एज जो आ रही है वो गलत आ रही है, और गेस्टेशनल एज कम आने के कारण से भी फंडल हाइट जो है उस एज के हिसाब से नहीं आ सकती है, गलत आ सकती है। सेकंड है IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन जो होता है ये कंडीशन, और इसके अंदर क्या होता है, फिटस जो होता है उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो सकता, फिटस का डेवलपमेंट जो होता है वो कम होता है, फिटस छोटा होगा, जब बच्चा ही छोटा होगा तो फंडल हाइट भी क्या होगी, कम हो जाएगी। एक IUD जो है इंट्रा यूट्राइन डेथ हो सकती है, बच्चा जो है उसकी यूट्रस के अंदर डेथ हो जाती है जिसको इंट्रा यूट्राइन डेथ कहा जाता है, तो उससे फिटस जो होता है बच्चा उसकी ग्रोथ नहीं होगी और फंडल हाइट जो है वो ज़्यादा नहीं आएगी। एक ट्रांसवर्स लाइट जो है वो हो सकती है कि ट्रांसवर्स लाइट जो है नॉर्मली उसके कारण से बच्चा जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा, ट्रांसवर्स होने के कारण से फंडल हाइट जो होती है वो क्या हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है। और एक ओलिगोहाइड्रोएमनिया जो होता है वो कंडीशन जैसा पॉलीहाइड्रोएमनियास का जस्ट रिवर्स होता है, इसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोटिक फ्लूइड जो उसकी मात्रा जो होती है वो कम होती है, ये लगभग 200 ml जो है उससे भी कम एम्ब्रियोटिक फ्लूइड की मात्रा रहती है, तो उस कंडीशन को ओलिगोहाइड्रोएमनियास कहते हैं। इस कंडीशन में भी फंडल हाइट जो है वो क्या मिल सकती है, कम मिल सकती है। तो ये हो जाएंगे फंडल हाइट जो है उसके कम होने के कारण, और ये था एंटीनेटल केयर। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे इंट्रानेटल केयर के बारे में। इंट्रानेटल केयर जिसके अंदर लेबर की जो प्रोसेस होती है वो, पार्टोग्राफ जो होता है वो, और इंट्रानेटल क्या क्या केयर प्रोवाइड करेंगे, साथ ही कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे या उसको शॉर्ट में रिव्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।